नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम महत्वपूर्ण तत्वों, यौगिकों एवं मिश्रणों को पढ़ रहे हैं एवं समझ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उनके यौगिकों को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम कार्बन तत्व को एवं उसके गुणों को, साथ ही विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र एवं उनके गुणों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर कार्बन से। देखिए, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि अधात्विक होता है, साथ ही साथ ज्ञात सभी तत्वों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व भी कौन सा है? कार्बन ही होता है। तो कार्बन तत्व का रासायनिक संकेत C होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। ज्ञात सभी तत्वों में सबसे अधिक यौगिकों वाला जो तत्व है वो कार्बन ही होता है। उसका कारण क्या है कि कार्बन के जो परमाणु हैं, राइट, वो आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, अर्थात कार्बन में श्रृंखलन का, राइट, श्रृंखलन का गुण होता है और इसी लंबी लंबी श्रृंखला के कारण ही कार्बन के कई यौगिक होते हैं। तो चूंकि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है, अर्थात श्रृंखलन का गुण होता है, इसी वजह से कार्बन कई तत्वों के साथ में कई यौगिक बनाता है। यही कारण है कि कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक होते हैं। साथ ही साथ कार्बन सभी जीवधारियों में अवश्य ही उपस्थित होता है। तो कार्बन सभी जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। श्रृंखलन के कारण सबसे अधिक यौगिक जो हैं वो कार्बन के ही होते हैं और ये एक कैसा है? अधात्विक तत्व होता है, राइट। अब कार्बन के अपर रूप देखते हैं। देखिए, एक बार MPPSC की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था कि अपर रूपता से, राइट, अपर रूपता से आप क्या समझते हैं? कार्बन के विभिन्न अपर रूपों को लिखिए। तो अपर रूपता या एलोट्रोपी क्या होती है? देखिए, जब एक तत्व कई रूपों में पाया जाता है तो उसे ही तत्व की क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। तो जब एक तत्व कई रूपों में पाया जाता है तो उस तत्व के इसी गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। और कई तत्व जो हैं वो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, राइट। जैसे हमने देखा था फास्फोरस के बारे में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन के अपर रूप के बारे में, राइट। तो सीधी सी बात है, जब एक तत्व कई रूपों में पाया जाता है तो उस तत्व के इसी गुण को अपर रूपता कहते हैं। और कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, जिसमें से प्रमुख हो जाएंगे हीरा, ग्रेफाइट और क्या हो जाएंगे? फ्लोरीन हो जाएंगे। तो इसमें से हम जो है महत्वपूर्ण अपर रूप हीरा एवं ग्रेफाइट को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझते हैं, जो कि मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला हो जाएगा हीरा, या क्या हो जाएगा? डायमंड। तो देखिए, हीरा जो है, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है और हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ में आवंधित होता है, या फिर हीरे में कार्बन का एक परमाणु अन्य कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। और कुल मिलाकर कहें तो इसी दृढ़ त्रिआयामी संरचना के कारण ही हीरा अत्यंत कठोर होता है। और हीरा ज्ञात सभी तत्वों में क्या है? सबसे अधिक कठोर है। तो हीरे में कार्बन के एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ में जो है आवंधित होता है या बंध बनाकर जुड़ा हुआ होता है। इसी की वजह से एक दृढ़ त्रिआयामी या 3 डायमेंशनल जो है संरचना बनती है, और इसी की वजह से हीरा अत्यंत कठोर होता है सभी ज्ञात तत्वों में। अगर देखें तो धातुएं कठोर होती हैं और अधातुएं जो है मुलायम होती हैं, या अधातुओं में कठोरता नहीं होती है। लेकिन हीरा जो कि एक अधातु है, सबसे अधिक क्या है? कठोर तत्व है, राइट। इसके साथ ही हीरा रासायनिक रूप से बहुत ही कम क्या होता है? क्रियाशील होता है।
साथ ही हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो सबसे कम होता है 24 डिग्री। इसी के कारण हीरा ज्ञात तत्वों में सबसे ज़्यादा चमकदार भी होता है। तो हीरा ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक चमकदार है, ज्ञात तत्वों में जो है सबसे अधिक कठोर है। राइट, चमकदार का कारण क्या है कि हीरे की जो संरचना है वो इस तरीके की होती है कि इसमें क्रांतिक कोण का मान केवल और केवल 24 डिग्री होता है। इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही हीरा जो है वो सर्वाधिक चमकदार होता है। हीरे में कार्बन का एक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ में जुड़कर एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाता है, जिसकी वजह से ही हीरा ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक कठोर है और ये बहुत ही कम क्रियाशील होता है, अर्थात आसानी से वायु एवं जल से क्रिया नहीं करता है। यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अब हम हीरे के उपयोग देखते हैं। तो हीरे का जो सर्वाधिक उपयोग है वो गहनों में या ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। तो ज्वेलरी बनाने में जो है महंगे महंगे गहने एवं ज्वेलरी बनाने में हीरे का प्रयोग होता है। इसके साथ ही चट्टानों को वेदने में, चूंकि हीरा ज्ञात तत्व में सबसे अधिक कठोर है, इसीलिए हीरे का जो प्रयोग है वो चट्टानों को ड्रिलिंग करने में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कई चट्टानें इतनी कठोर होती हैं कि लोहे की जो ड्रिल करते हैं वो क्या होती है, उससे ड्रिल संभव नहीं हो पाती है। तो जो कठोर चट्टानें हैं उनको ड्रिल करने में, वेदने में, साथ ही साथ कांच को काटने में जो है हीरे का उपयोग किया जाता है। राइट, अब दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कार्बन का अपर रूप हो जाएगा ग्रेफाइट। राइट, तो ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपर रूप है और इन दोनों की जो गुण है वो काफ़ी क्या है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। जहाँ हीरा ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक कठोर होता है, वहीं जो ग्रेफाइट है वो काफ़ी क्या होता है, मुलायम होता है और फिसलन युक्त होता है। उसका कारण क्या है समझते हैं। देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं से बंध बनाता है और एक ही तल पर जुड़ा रहता है। ये दोनों चीजों को आप अच्छे से याद रखें। राइट, तो ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु का आबंधन अर्थात अन्य परमाणु से बंध बनाना, तो ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं से एक ही तल पर होता है, जिस वजह से षटकोणीय व्यू मिलता है और इसी वजह से ग्रेफाइट में परतें पाई जाती हैं। ग्रेफाइट में जो षटकोणीय कार्बन की परतें होती हैं, षटकोणीय कार्बन की परतों के बीच में ही क्षीण वैन डर वाल्स जो है बल कार्य करता है और इसी वजह से ग्रेफाइट की एक परत दूसरे परत पर क्या होती है, फिसलती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो स्नेहक की भांति किया जाता है। तो हीरे में कार्बन का एक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ में आबंध करता है और एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाता है, जिससे हीरा कठोर होता है। वहीं ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 परमाणुओं से आबंधन करता है, साथ ही एक ही तल पर आबंधन करता है। इसी वजह से हीरे में षटकोणीय व्यू या षटकोणीय रचना बनती है और ये षटकोणीय कार्बन की जो परत है उनके बीच में क्षीण वैन डर वाल्स का बल लगता है और इसी क्षीण वैन डर वाल्स बल के कारण ही ये परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसलती हैं। यही कारण है कि हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो स्नेहक की भांति करता है। जहां हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, तो वहीं जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। राइट, इसके साथ ही ये ताप का भी क्या होता है, चालक होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। राइट, तो ग्रेफाइट की छड़ का इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग जो है हमने सेल में पढ़ा था। साथ ही साथ ग्रेफाइट भी कम क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है और इसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है, इसीलिए क्रूसिबल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कम अभिक्रियाशील होता है,
गलनांक उच्च होता है, इसलिए इसका क्रूसिबल बनाते हैं। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसी कारण से विद्युत सेलों के में इलेक्ट्रोड बनाने में तथा कई विद्युत उपकरणों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही जो पेंसिल है, पेंसिल लेड ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती है। साथ ही साथ परमाणु रिएक्टर में हमने मंदक के रूप में ग्रेफाइट को भी पढ़ा है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट के ब्लॉक में ही जो है नियंत्रक छड़ें रखी जाती हैं, उसमें ही ईंधन रखा जाता है, उसमें ही नियंत्रक छड़ें रखी जाती हैं। तो ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में होता है, राइट। नाभिकीय रिएक्टर में मंदकों के रूप में होता है, क्रूसिबल बनाने में होता है, विद्युत उपकरणों में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों को समझते हैं। देखिए, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे अधिक क्या है, यौगिक हैं, और उन सभी यौगिकों में से कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जिसमें पहला हो जाएगा यहाँ पर मेथेन। तो देखिए, मेथेन जो है, मेथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है। जो मेथेन है ये प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस तथा गोबर गैस, तो प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं गोबर गैस का जो मुख्य अवयव है वो मेथेन गैस ही होता है, और मेथेन गैस का रासायनिक सूत्र होता है CH4। जो कोयले की खदानें हैं, कोयले की खदानों में भी मेथेन गैस पाई जाती है, और जब मेथेन गैस की क्रिया वायु से होती तो भयंकर क्या होता है, विस्फोट होता है। इसी के कारण मेथेन को क्या कहते हैं, फायर डैम्प भी कहते हैं। तो चूंकि मेथेन वायु से क्रिया करके विस्फोट करती है और कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण यही मेथेन गैस होती है, इसलिए इसको फायर डैम्प भी कहते हैं। जो मेथेन गैस है इसका बड़े तौर पर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये जो मेथेन है ये ग्रीन हाउस गैस भी है जो कि कई मानवीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है, और जितनी ज़्यादा में मीथेन गैस का उत्सर्जन होगा उतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कई मानवीय अभिक्रियाओं में जो ग्रीन हाउस गैस मेथेन है उसका उत्सर्जन बढ़ता है। जैसे धान की खेत, जब भी धान की खेती होती है तो उसमें मीथेन जो गैस है वो पाई जाती है, राइट। और साथ ही साथ जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से भी जो है मेथेन गैस निकलती है, राइट। अगले जो कार्बन का यौगिक हो जाएगा, तो कार्बन का एक यौगिक हो जाएगा मेथेन, फिर कार्बन का अगला यौगिक हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कार्बन का एक यौगिक है जिसको CFC से दर्शाते हैं। और कार्बन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों को फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में, राइट, रेफ्रिजरेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात ठंडक बनाए रखने के लिए या रेफ्रिजरेशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का प्रयोग किया जाता है। और इनको संयुक्त रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन भी कहते हैं। तो फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरो CFCs का जो है रेफ्रिजरेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो CFCs हैं ये हरित कार्बनिक यौगिक, राइट, इसके साथ ही ओजोन क्षरण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, राइट, हरित गृह प्रभाव के लिए एवं ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी के कारण जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें CFC के प्रयोग को कम करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है, और आप जो है CFCs के ऊपर क्या समझौता है इसको पर्यावरण में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो चूंकि CFCs का जो प्रयोग है वो रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है, परंतु इनके अधिक उपयोग से हरित गृह प्रभाव भी बढ़ रहा है और ओजोन का क्षरण भी हो रहा है। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये निर्धारित किया गया है कि सभी देश जो है CFC का प्रयोग कम करेंगे। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर मस्टर्ड गैस हो जाएगा। तो कार्बन का अगला यौगिक हो जाएगा मस्टर्ड गैस। देखिए, मस्टर्ड गैस जो है वो सामान्य ताप पर रंगहीन एवं गाढ़ा क्या है, द्रव होता है,
राइट। तो मस्टर्ड गैस सामान्य ताप पर द्रव होता है, गाढ़ा द्रव होता है जो कि रंगहीन होता है, और चूंकि इसकी खुशबू सरसों के समान या मस्टर्ड के समान होती है, इसीलिए इसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है। जो मस्टर्ड गैस है ये अत्यंत जहरीली होती है, इतनी जहरीली होती है कि अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आ जाए तो उसके शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, राइट। और मस्टर्ड गैस का जो प्रयोग है वो युद्ध में किया जाता है, राइट। प्रथम जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध किया गया था। तो मस्टर्ड गैस एक रंगहीन गाढ़ा द्रव होता है जो कि अत्यंत जहरीला होता है और त्वचा के संपर्क में आने पर ये फफोले डाल देता है, जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने किया था, ब्रिटेन के खिलाफ किया था। अगला जो यहाँ है यौगिक वो हो जाएगा अश्रु गैस हो जाएगा या टीयर गैस हो जाएगा। तो देखिए अश्रु गैस जो है ये एक विषैली गैस होती है, राइट। ये एक अविषैली गैस होती है। तो अश्रु गैस एक अविषैली गैस होती है और अश्रु गैस बनाने में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, और अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध युक्त क्या होती है, गैस होती है। तो जो है अश्रु गैस बनाने में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है और अश्रु गैस एक अविषैली गैस होती है, लेकिन इसकी तीक्ष्णता बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे ही अश्रु गैस आँखों एवं नासिका में प्रवेश करती है तो ये बहुत ही ज़्यादा जलन पैदा करती है, बहुत ही ज़्यादा जलन पैदा करती है कि व्यक्ति इसको सहन नहीं कर पाता है और वो किसी दूसरे क्षेत्र में क्या होगा, भाग जाएगा। यही कारण है कि ये अत्यधिक आँखों में एवं नासिका में जलन पैदा करती है। इसीलिए जब कभी भी कहीं पर भी विद्रोह होता है या लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस बलों के द्वारा अश्रु गैस या टीयर गैस का ही जो है प्रयोग किया जाता है। और अश्रु गैस का प्रयोग भी प्रथम विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर किया गया था। अगला हो जाएगा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 हो जाएगा, राइट। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये L है, राइट, छोटा L हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल I हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज ना हो, राइट। क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन बाष्पशील गाढ़ा द्रव होता है। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन बाष्पशील गाढ़ा द्रव होता है और जिसको सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है, राइट। तो अब चूंकि हमने पिछले दैनिक जीवन में रसायन को इसको बहुत अच्छे से समझा था, राइट। तो शल्य चिकित्सा के पहले, राइट, सर्जरी से पहले सामान्य निश्चेतक के तौर पर या एनेस्थेटिक के तौर पर, सामान्य एनेस्थेटिक या निश्चेतक के रूप में रोगी को क्लोरोफॉर्म जो है वो सूंघाया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है एक रंगहीन बाष्पशील एवं गाढ़ा द्रव होता है जिसकी बाष्प को सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है, इसलिए इसका प्रयोग सामान्य निश्चेतक के तौर पर जो है किया जाता है, राइट। फिर अगला हो जाएगा आयोडोफॉर्म। इसका रासायनिक सूत्र होता है CHI3। आयोडोफॉर्म का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHI3 होता है और यह है पीले रंग का एक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और आयोडोफॉर्म को ट्राई आयोडोमेथिन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो आयोडोफॉर्म है उसका प्रयोग रोगाणुनाशक या डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं, राइट। तो हो सकता है मुख्य परीक्षा में कभी क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के अंतर आपसे पूछ लिया जाए। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3, आयोडोफॉर्म का CH क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। ये रंगहीन बाष्पशील गाढ़ा द्रव होता है जो कि निश्चेतना उत्पन्न करता है। ये पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, और ये एनेस्थेटिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो CCl क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
राइट। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4 हो जाएगा और ये एक रंगहीन क्या है, बाष्पशील द्रव होता है। इसको टेट्राक्लोरोमेथेन के भी नाम से भी जानते हैं। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसकी वाष्प जो है अज्वलनशील एवं वायु से भारी होती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो वाष्प है वो अज्वलनशील होती है, अर्थात जलने से रोकती है। यही कारण है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, और उस अग्निशामक यंत्र में किया जाता है जहां पर विद्युत के कारण आग लगी हो। राइट। तो जहां पर विद्युत के कारण आग लगी होती है वहां पर आग को बुझाने के लिए अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, राइट, CCl4 के द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। फिर अगला हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। कुछ नाम याद आया, राइट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक नाम होता है C2H3NO या CH3nCO हो जाएगा। और मिथाइल आइसोसाइनाइड कीटनाशकों, राइट, कीटनाशकों के निर्माण में एक मध्यवर्ती रसायन होता है। तो जो कीटनाशक होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको बनाने में एक मध्यवर्ती जो है रासायनिक रूप में मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है। और इसका एक कारखाना भोपाल में था जिसमें 2-3 दिसंबर को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड भी एक बहुत ही जहरीली गैस है। फिर कार्बन का अगला जो यौगिक हो जाएगा वो हो जाएगा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, राइट। और जो सामान्य एथिल अल्कोहल होता है, राइट, एथिल अल्कोहल सामान्य ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। और एथेनॉल को ही क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है। जो जितने भी पेय पदार्थ हैं या शराब हैं, जितनी भी शराब हैं या पेय पदार्थ हैं जो, तो सभी अल्कोहली पदार्थों में जो है एथिल अल्कोहल क्या होता है, मुख्य घटक होता है। और यह एक अच्छा विलायक है, इसीलिए इसका प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में भी किया जाता है, कफ सिरप बनाने में भी किया जाता है, टॉनिक एवं औषधियों को बनाने में भी, तथा शराब के उत्पादन में या जो अल्कोहली पेय पदार्थ होते हैं उसमें एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। देखिए, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कार्बन का एक ऐसा यौगिक होता है जिसका IUPAC जो नाम है प्रोपेन 1,2,3 क्या होता है, ट्राई ऑल होता है। तो इसका IUPAC जो नाम है वो है प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल होता है। और जो ग्लिसरॉल है, राइट, ग्लिसरॉल में मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर होने की वजह से ही जो सर्दी के दिनों हैं जिनमें मॉइस्चराइजर जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं उसमें ग्लिसरॉल ही होता है। तो ग्लिसरॉल का प्रयोग मॉइस्चराइजर इत्यादि के रूप में जितने भी सौंदर्य प्रसाधन है, क्रीम है, बॉडी लोशन वगैरह है, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो विभिन्न विस्फोटक जैसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, डायनामाइट हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट इत्यादि के निर्माण में भी जो है ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो प्लास्टिक है, कृत्रिम रेसे हैं, खाद्य परिरक्षक है, स्नेहक, एंटीफ्रीज आदि बनाने में भी ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। अब अगला यौगिक हो जाएगा ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, TNT। तो TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुइन ये एक एरोमेटिक क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ध्यान रखें। तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन कार्बन का एक एरोमेटिक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इसका अणु सूत्र क्या होता है, C6H2NO2 और क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो इसका आणविक सूत्र C6H2NO2, फिर कोष्टक के बाहर 3, फिर CH3 होता है। और जो TNT होता है ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इसलिए बम बनाने में TNT का प्रयोग किया जाता है, राइट।
फिर अगला हो जाएगा RDX, रिसर्च डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा। तो जो है RDX एक क्या होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ये एक अति विस्फोटक क्या होता है, ठोस होता है। तो RDX एक अति विस्फोटक ठोस है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6N6O6। तो C3H6N6O6 होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राई नाइट्राएमीन हो जाएगा। तो साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राई नाइट्राएमीन इसका रासायनिक सूत्र होता है। और जो RDX है इसका बड़े पैमाने पर जो प्रयोग है वो द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। साथ ही अगर आप देखें तो मुंबई में जो धमाके हुए थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध में एवं मुंबई धमाकों में RDX का बड़े पैमाने पर जो है वो उपयोग किया गया था। और ये अति क्या होता है, विस्फोटक होता है। फिर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है, राइट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, मेथोनिक अम्ल होता है। और यह लाल चींटी है, बिच्छू है, मधुमक्खी, उनके डंक में पाया जाता है। इसका प्रयोग चमड़ा शोधन, रबर उद्योग, कपड़ा उद्योग इत्यादि में किया जाता है। फिर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। और जो सिरका है दरअसल वो एसिटिक अम्ल का ही क्या होता है, विलयन होता है। तो अगर सिरका पे 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो सिरका एसिटिक अम्ल का 6 से 10% जलीय विलयन होता है। इसका प्रयोग सेल्यूलोज एसीटेट बनाने में, धातु एसीटेट बनाने में, एस्टर और एसीटोन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, राइट। तो लैक्टिक अम्ल को भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है। तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसको लैक्टोज कहते हैं। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज को जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है उसके द्वारा उसको लैक्टोज अम्ल में जो है बदल दिया जाता है। तो दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टिक एसिड में बदल देता है, और इसी के कारण दूध किसमें, दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला हो जाएगा एस्पिरिन, राइट। एस्पिरिन एक दर्द निवारक, राइट, क्या है, एक दर्द निवारक है या पीड़ाहारक औषधि है, राइट। तो एस्पिरिन एक ज्वरनाशी, एक पीड़ाहारक, एक दर्द निवारक क्या है, औषधि है। और इसको प्राकृतिक रूप से जो बिलो पेड़ है उसकी छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। ये भी कार्बन का एक अपरोप है, यौगिक है। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर एस्पर्टेम हो जाएगा। इसको भी हम पढ़ चुके हैं। एस्पर्टेम एक कृत्रिम मधुरक है जिसका प्रयोग कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ये भी कार्बन का यौगिक है। फिर हो जाएगा यूरिया। अब देखिए सबसे अधिक जो ज्ञात यौगिक हैं वो कार्बन के ही हैं, और शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं, क्योंकि सभी जीवधारियों में कार्बन एक महत्वपूर्ण घटक होता है, इसलिए कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। लेकिन यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका पहली बार संश्लेषण किया गया, या यूरिया वह कार्बनिक यौगिक है जिसे सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया। तो यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है। यह सफेद क्रिस्टलीय नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक होता है। तो ये क्रिस्टलीय होता है और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। इसीलिए यूरिया का जो प्रयोग है, राइट, उसका प्रयोग नाइट्रोजन उर्वरक में किया जाता है। तो जो खेतों में नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में यूरिया का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, और यूरिया में 46.6% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। क्लियर। फिर अगला हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन कार्बन का एक एरोमेटिक यौगिक होता है। तो बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। और बेंजीन का जो प्रयोग है, अब ये जो है जितनी भी शब्दावली हैं
जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम उतना ज़्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। आप सीधा सीधा याद रखें, यहाँ पर बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और ये बेंजीन हाइड्रोमेटिक कार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका उपयोग प्लास्टिक, रंजक एवं औषधि डीडी निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। राइट, यहाँ पर ये डीडीटी निर्माण हो जाएगा, तो इसका डीडीटी निर्माण में प्रयोग किया जाता है। फिर आगे हम समझते हैं डीडीटी, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो डीडीटी अनिम्नीकारक एवं क्या होता है, जल में घुलनशील होता है और इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। तो डीडीटी का बड़े पैमाने पर जो प्रयोग है वो कृषि में कीटनाशक या पेस्टिसाइड के रूप में होता है और इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। और ये अनिम्नीकारक होता है, अर्थात जैसे खेतों में इसका छिड़काव करते हैं ये अनिम्नीकृत होता है और बहकर ये जो है जल स्रोत है या जो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनमें ये इकट्ठा हो जाता है और ये मृदा में भी इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिससे खाद्य श्रृंखला भी क्या हो रही है, दूषित हो रही है। तो डीडी के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव हैं, इसके कारण इसके उपयोग को सीमित किया जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पर कार्बन के भी महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों को पढ़ लिया है। तो अब केमिस्ट्री को हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में पढ़ा है। अगर आप जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, अच्छे से समझें, तो आपको बहुत अच्छे से मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। राइट, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।